मैं गुर्बत में पला जी। और गरीबी ने मुझे बहुत एक ये कहा जाए कि गरीबी ने मुझे इतना निचोड़ा। मुझे जुडिशरी में जाने की चूँकि एक प्रबल इच्छा थी मेरी एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर था मेरा। इस वजह से ऊपर वाले ने मेहरबानी किया। अजी दुनिया हमें यूं ही नहीं मजनू समझती है कि लैला उंगलियों से अपनी हम 100 बार लिखते हैं। यू विल हैव टू कैच इट। आपके पास वो आना ही आना है। तो इसलिए मायूसी तो मुझे लगता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वक़ार वाहिद। मैं लगातार आपको ऐसी शख्सियात से मिलवाता हूँ जिन लोगों की ज़िंदगी से इंस्पायर हुआ जा सकता है, कुछ सीखा जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँच चुके हैं रिटायर्ड जज जनाब सगीर आलम साहब के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस बातचीत के प्रोग्राम में कि आप जज कैसे बने, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? एक्चुअली मैं पिपरा कनक से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही चूँकि मैं गुर्बत में पला जी। और गरीबी ने मुझे बहुत एक ये कहा जाए कि गरीबी ने मुझे इतना निचोड़ा कि मेरे अंदर एक दूसरे तरह की ताकत आती गई और मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता गया, बढ़ता गया और मेरी फैमिली के साथ सर्वाइवल का सवाल मेरे सामने बन करके खड़ा होता गया। जी। तो अपने सर्वाइवल के लिए डू और डाई की पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ी मुझे ये लगता था कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने माँ बाप के वाहिद लड़के थे। जी। हमारी 3 बहनें, तो मुझे लगा कि सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे होती है। तो इसलिए मैंने जी जान लगा के मेहनत करना शुरू किया और बीएससी करने के बाद प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक मैंने पिपरा कनक प्राइमरी स्कूल में लिया। अच्छा। उसके बाद से पटेरमा श्री नेहरू इंटर कॉलेज से मेरी तालीम 6 से लेकर के हाई स्कूल तक हुई। जी। उसके बाद से पावानगर इंटरमीडिएट कॉलेज फाजिल नगर में गया और वहाँ से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैं कुशीनगर कूच किया। कुशीनगर से मैंने बीएससी किया बुद्धा डिग्री कॉलेज से। जी। और देर आफ्टर मैं प्रोसीड किया अलीगढ़ की तरफ और अलीगढ़ से मैंने लॉ किया और वहाँ से मैं वापस आया और वापस आने के बाद से मैंने वकालत शुरू किया जी। कस्या में। और वहाँ से फिर मुझे ये लगा, एक दफ़ा मैं सिविल कोर्ट ये रेवेन्यू कोर्ट में, जो कस्या में रेवेन्यू कोर्ट है, मैं रेवेन्यू कोर्ट में गया तो वहाँ देखा कि एक साहब जो एग्जीक्यूटिव में मजिस्ट्रेट थे जिनको शरीफ खान साहब के नाम से जाना जाता है, उस वक़्त उनकी पोस्टिंग वहाँ थी और मुझे ये लगा कि ये कुर्सी बहुत अच्छी है, इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है और मुझे भी जुडिशरी के तरफ जाना चाहिए। जी। तो वहाँ से ये एक सेल्फ इंस्पिरेशन था। मेरे से किसी ने ये नहीं कहा कभी कि आपको जज बनना चाहिए या आपको इस शोबे में जाना चाहिए, इस शोबे में नहीं जाना चाहिए। एक इंट्यूशन था मेरे अंदर और एक रिस्पांसिबिलिटी थी। उस रिस्पांसिबिलिटी के तहत मैंने काम करना शुरू किया। वकालत के साथ साथ मैंने पढ़ना भी शुरू किया और शायद मुझे लगता है कि इस एरिया में कोई ऐसी ज़मीन न बची होगी जहां मैंने जाके किताबें खोल के पढ़ाई न की हो। अच्छा। और एक लंबा सफ़र रहा मेरा यूपी में भी सिलेक्शन हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया था, फिर मेरे को कॉल किया गया। बहरहाल मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपी में नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने हायर जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दिया बिहार में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ भी इंटरव्यू में मेरा फाइनल नहीं हो पाया। और एक सबसे जो मिरेकुलस चीज़ है, मैं ये बता दूं कि इंसान जो बहुत निराश हो जाता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी जो मिरेकल मेरे साथ हुई वो ये है कि मैं ओवर एज जब हो गया था, यानी 35 का एज जब मैं क्रॉस कर गया था, तो उस वक्त वैकेंसी आई बिहार से। अच्छा। और जनरल में होने की वजह से जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है किसी भी कैंडिडेट के लिए जुडिशरी में जाने के लिए। लेकिन वो जुडिशरी की जो वैकेंसी थी वो बैक डेट से थी और उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया। अच्छा।
और इस रिलैक्सेशन के तहत मैंने तैयारी करना शुरू किया। और जब वैकेंसी आई तो मेरे एक दोस्त मिले मेरे से, और मैंने उनसे कहा कि शायद ये वैकेंसी मेरे ही लिए आई है। अच्छा और मुझे लगने लगा, जी। एक अंदर से मेरे अंदर एक फीलिंग पैदा होने लगी, ये लगने लगा कि शायद आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं बिहार गया, और कटिहार मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज मुंशी मजिस्ट्रेट। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने साल तक आपने वकालत यहाँ कसिया में की? मैंने 11-12 साल के करीब वकालत किया था कसिया में। उसके मतलब लगातार जैसे जी जी पढ़ते भी रहे आप उसी दौरान? उसी दौरान पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे, बच्चों को भी पढ़ाते रहे। लिवलीहुड का मैटर था तो बच्चों को भी पढ़ाते रहे। और फिर एक स्कूल भी मैंने डाला था फाजिल नगर में, सर सैयद मॉन्टेसरी स्कूल फाजिल नगर करके। और वो स्कूल बहुत प्रॉपर ढंग से चला, उसमें अच्छा स्ट्रेंथ भी था। लेकिन हम लोग चूँकि आउट ऑफ पॉकेट थे, एक मेरे पार्टनर थे, उनके साथ ही स्कूल चलवाया गया, तो हम लोग के पास व्हीकल नहीं था अपना। जी। और उसके बाद एक हादसा मेरे साथ हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया बिहार में। जी। तो उसके बाद हम लोगों को स्कूल बंद कर देना पड़ा। अच्छा सर, इसी दौरान मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि पिपरा कनक से आपका ताल्लुक़ है और आपकी प्राइमरी एजुकेशन गांव से हुई है, तो गांव में रहने वाले लड़के के दिमाग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ख्याल और ये सब चीज़ें कैसे आईं, ये ड्रीम कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली मेरे कुछ लोग जानने वाले थे, जैसे एक इंजीनियर साहब हैं, अभी पटना में उनकी पोस्टिंग है, उनको जियाउद्दीन अहमद के नाम से जाना जाता है। तो उसके पहले वो अलीगढ़ में गए थे, और वहाँ से एक पीयूसी का कोर्स हुआ करता था, तो पीयूसी वो कर रहे थे। अच्छा। तो उनसे किसी तरह से मेरी कनेक्टिविटी थी, उनसे मेरी बातें हुई थी। और फिर मैंने मुझे मेरे अंदर एक इंट्यूशन पैदा हुआ कि मुझे भी अलीगढ़ जाना चाहिए। हालांकि जो इकोनॉमिक जो कंडीशन था मेरे घर का, वो परमिट नहीं कर रहा था, लेकिन एक ज़िद थी कुछ कर गुजरने की, तो वही ज़िद मुझको उड़ा के लेके अलीगढ़ गई। कितने साल जज रहे आप? मैं 18.5 साल जज रहा। 18.5। रिटायर कहाँ से हुए सर? मैं बेतिया से, पश्चिमी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है बेतिया, वहाँ मैं रहा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। और 2020 में 30 जून को मैं वहाँ से रिटायर हुआ। अच्छा, और अभी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो फिर हम लोगों ने देखा कि भाई जज साहब का जो मकान है वहाँ बिल्कुल स्कूल जैसा सारा मामला है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो स्कूल कैसे उसके बाद आपने खोला, स्कूल का प्लान कैसे आपके जहन में आया रिटायरमेंट के बाद? जी जी, एक्चुअली जहाँ तक मकान की बात है तो मकान मेरे पास कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। अच्छा। जी जी, मकान का कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि सर छुपाने के लिए कहीं से कोई छत मिल जाए तो वहाँ सर छुपा सकता है आदमी। लेकिन स्कूल की जहाँ तक बात है तो ये मेरा बहुत चेरिश डिज़ायर रहा है। जब मैं वकालत करता था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तभी से मैं ये चाहता था कि अपने मन के मुताबिक स्कूल होना चाहिए जहाँ बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। जब मैं सर्विस ज्वाइन किया उस वक़्त भी मुझे लगता था कि काश कि मुझे वक्त कुछ पहले ही अगर छुट्टी मिल जाती जुडिशरी से तो मैं जाके इस काम को करता, और मुझे लगता था अंदर से कि इस काम को मैं शायद कुछ अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। प्राइमरी एजुकेशन का जो पोजीशन है वो मुझे देखने से लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता है जितना फोकस किया जाना चाहिए। जैसे कंपैरेटिवली क्या आपके स्कूल में बेहतरी है क्या? हाँ, मेरे स्कूल में ये बेहतरी है। मैं ये देखता हूँ कि दूसरे बच्चों को या दूसरे स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ने गए, इन तमाम स्कूलों को देखने के बाद और अभी जो बाकी जो स्कूल जो लोकेलिटी के हैं उनको देखने के बाद से मुझे जो सबसे बड़ी डिमेरिट नज़र आती है वो दो नज़र आती है। एक पहली डिमेरिट नज़र आती है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल प्रॉपर ढंग से डेवलप नहीं किया जा रहा है। बच्चों में लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी सुपरफिशियलिटी पाई जा रही है। बच्चों से जो होमवर्क, बच्चों का जो टास्क है, जो उनका एक्सरसाइज है, वो करवा दिया जाता है
और बच्चों को क्वेश्चन की जानकारी नहीं होती कि बच्चे क्वेश्चन फॉलो करें और उसके बाद से वो उस क्वेश्चन का आंसर दें। सही बात। तो रीडिंग बच्चे नहीं लगा पाते हैं। अगर रीडिंग लगा भी लिए तो उसको अंडरस्टैंड करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं देखी जा रही है। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हों उनके अंदर एक रीडिंग हैबिट, एक राइटिंग हैबिट, एक लिसनिंग हैबिट और एक स्पीकिंग की हैबिट डेवलप की जाए। लेकिन यही 4 वेज हैं जिससे एक लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी हासिल की जा सकती है। एक बात। और दूसरी बात है कि इटिकेट्स बच्चों में आने चाहिए। तो बच्चों के अंदर इटिकेट्स आवे, बच्चे हमारे कल्चर्ड हों, बच्चों के अंदर अच्छे मैनर्स हों और बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स हों, एक दूसरा एस्पेक्ट। और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कि बच्चों के अंदर न्यूमरेसी बहुत वीक हो रही है, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ मैथ जो नंबर्स हैं, नंबर के साथ उनको खेलने दिया जाए। उनके 2 चीज़ें अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चों के अंदर डेवलप कर दिया जाए, एक तो उनके अंदर गुड मैनर्स आ जाएं, सोशल स्किल्स आ जाएं, और दूसरी बात है कि उनके अंदर बेहतरीन लैंग्वेज हो। लैंग्वेज से मेरा मतलब सिर्फ किसी 1-2 लैंग्वेज से नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का रहने वाला बच्चा हिंदी जाने, इंग्लिश जाने, उर्दू जाने, संस्कृत जाने। अगर कम से कम वो 4 जुबानों का जानकार होगा तब उसको वाइड लेवल पे उसको जानकारी होगी। वो तरह तरह की जो किताबें हैं, जैसे ग्रंथ है, कुरान पाक है, होली गीता है, इन तमाम चीज़ों का स्टडी एक आदमी को करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ये मेरा मानना है। और जब तक आपके पास लैंग्वेज नहीं होगा तब तक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक मेरा जो एम है ये भी है कि बच्चों को वेल इक्विप्ड करें हम लैंग्वेज से। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। अभी एक सर्वे आया था, मैंने पढ़ा था उस सर्वे में, उसमें ये बात थी कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के हैं या इंजीनियरिंग के हैं, वहाँ के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी 80% ऐसे हैं कि जो 20-50 लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप बच्चों में ये चीज़ डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी, बहुत शानदार है। निश्चित रूप से इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आप जैसे लोग हैं तो मिलेगी। साहित्य का सफ़र आपका कैसा रहा? क्या साहित्य का है? पता चला कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं और तमाम आपके प्रशंसक भी हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। तो साहित्य की शुरुआत कब से हुई? जी, साहित्य के शोबे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिजाजन मैं साहित्यिक हूँ। मैं जब भी बातें करता हूँ तो पोइटिक अंदाज में मुझे बात करने की आदत है और मैं मुख्तसर बातें किया करता हूँ। मैं जब हाई स्कूल में था तभी से मैंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि कुछ इम्प्रूवमेंट आता गया। और जब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ लिटरेरी स्किल मेरे अंदर डेवलप हो रहा है, तो फिर मैंने छोटी छोटी गज़लें लिखना शुरू किया और उसके बाद से कुछ गीत भी लिखा मैंने। और अभी आज की तारीख में मैंने जब स्कूल चलवाना शुरू किया है तो स्कूल में जो राइम्स की बुक्स मैंने देखा, जो पोएम्स देखा इंग्लिश और हिंदी का, उससे मुझे ये लगा कि इसमें कोई मैसेज नहीं है। बच्चों के लिए कोई मैसेज, राइमिंग वर्ड्स हैं लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर हम ट्राई करें, तो हमने ट्राई करना शुरू किया। तो ट्राई करना शुरू किया तो हमको लगा कि हम कुछ लिखते गए और बच्चों को फिर असेंबली में बच्चों को जब ये बातें पहुंचाई गई उनके तक तो बच्चों ने बहुत वेलकम किया और बच्चे उसको बहुत जल्दी याद करने लगे। और आज हर बच्चा, जो नर्सरी क्लास का भी बच्चा है, जो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल की उम्र रखता है, वो बच्चा भी अब देख रहे हैं कि मेरे राइम्स को हिंदी वाले और इंग्लिश वाले को गुनगुना रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने स्कूल का प्रेयर सॉन्ग हिंदी का भी और इंग्लिश का भी खुद सेल्फ लिखा है और उसको पढ़ाया जा रहा है असेंबली में। क्या बात है! तो कोई राइम सुनाए सर हमारे दोस्तों को, तमाम दोस्तों। जी, हिंदी का राइम्स ये, खाने को जब भी तुम खाओ दांतों से तुम खूब चबाओ,
खाने को जब भी तुम खाओ दांतों से तुम खूब चबाओ, पानी पियो घंटे बाद, स्वस्थ रहो और धूम मचाओ। क्या बात। पढ़ने जब स्कूल में जाओ, कक्षा में न शोर मचाओ, जीत तुम्हारी निश्चित होगी, जोर लगाओ जोर लगाओ। क्या बात है। और इंग्लिश का कोई राइम? इंग्लिश का राइम है, जी। ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर फेस, नेवर वियर डर्टी ड्रेस, डू नॉट गिव अप इन एनी केस, यू विल वन डे विन द रेस। क्या बात है। ये तो 2020 जब आप रिटायर होके आए और आपने स्कूल में स्थिति देखी तो आपने खुद लिखा, जब मीनिंगलेस आपको राइम्स लगे जी 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 किताबों की, तब आपने लिखा। लेकिन साहित्य की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई होगी, आप बता रहे थे कि काफ़ी पहले से शुरुआत हुई। तो उस दौरान जो गज़लें आपने लिखी, जो आपके फैंस, आपके चाहने वाले अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, तो उन गज़लों में से कोई कलेक्शन आप बेहतरीन वाला आज सुनाइए प्लीज़। मैं अपनी एक गज़ल है उसको पेश करता हूँ। जी। नहीं ए दोस्त हम यूं ही कोई अशआर लिखते हैं, अगर हैं सोचते 100 बार तो एक बार लिखते हैं। वाह। अजब था शौक हमको वक्त की आवाज़ बनने का, तभी तो बोलते हैं आज तो अखबार लिखते हैं। क्या कहने हैं सर, फिर पढ़िए दोबारा प्लीज़। अजब था शौक हमको वक्त की आवाज़ बनने का, तभी तो बोलते हैं आज तो अखबार लिखते हैं। अजी दुनिया हमें यूं ही नहीं मजनू समझती है, कि लैला उंगलियों से अपनी हम 100 बार लिखते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने सर। अजी दुनिया हमें यूं ही नहीं मजनू समझती है, कि लैला उंगलियों से अपनी हम 100 बार लिखते हैं। हमें इतनी मोहब्बत गुलशने इंसानियत से है, हमें इतनी मोहब्बत गुलशने इंसानियत से है, किसी भी खार को हम बेसबब न खार लिखते हैं। वाह वाह। अगर हम जीत भी जाएं तो ये अपनी शराफत है, तुम्हारी जीत लिखते हैं और अपनी हार लिखते हैं। बहुत उम्दा। और किताबे ज़िंदगी मेरी जो मुमकिन हो तो पढ़ लेना, नई एक बात उसमें दोस्त हम हर बार लिखते हैं। क्या कहने हैं सर, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और हमने ऐसा सुना है कि आप पहले जिस टाइम आप कसिया में आपने वकालत की या जिस दौरान आप जज रहे, आपको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है। जी हाँ जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारी अलग अलग शोबों की, अलग अलग ट्रैक्स की किताबें आपने पढ़ी होंगी। तो कौन से ऐसे फ़िलासफ़र हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनसे आप प्रभावित हुए, ज़िंदगी पे उनका बड़ा असर पड़ा? जी हाँ, एक्चुअली जब तक मैं वकालत करता रहा तो वकालत करने के दौरान मेरे पास जो बड़े फ़िलासफ़र्स हैं उनकी कोई किताब अवेलेबल नहीं थी, और मेरा एरिया उस वक़्त तक बहुत बड़ा नहीं था। मुझे अपॉर्चुनिटी तब मिली जब मेरा जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ और मेरी पोस्टिंग कटिहार में हुई। कटिहार के बाद से मेरी पोस्टिंग सीवान में हुई। सीवान के बाद से मैं मोतिहारी गया। मोतिहारी के बाद से जब मैं बक्सर गया तो बक्सर में जाने के बाद मेरी मुलाकात होती है एक साहब से। फिर मैंने हिंदू अखबार मंगवाना शुरू किया, हिंदू पढ़ना शुरू किया। हिंदू पढ़ने के बाद से अब वहाँ से जो लिटरेरी सफ़र है दरअसल बक्सर से शुरू होता है, और वहाँ से मैंने फिर किताबों के बारे में जानना, लोगों से बातें करना। और जब मेरी पोस्टिंग फिर उसके बाद भागलपुर होती है तो भागलपुर से मैंने ऑनलाइन किताबें मंगवाना शुरू किया। और ऑनलाइन किताबों में जैसे बहुत फेमस कालो पालो की किताब है अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट पढ़ने का मौका मिला। और फिर उसके बाद से जब मैंने अल्केमिस्ट को पढ़ा तो अल्केमिस्ट के बाद जो उनकी कालो पालो की बाकी किताबें थीं उनको भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। जैसे उनकी मैंने पढ़ा द आर्कर, और फिर मैंने गुर्दजेफ को पढ़ा जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र रहे हैं रसिया के। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन को पढ़ने का मौका मिला। और इस तरह के तमाम इंग्लिश राइटर्स को, इंडियन राइटर्स को मैं ये कहूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ कि इंडियन राइटर्स को मैं नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ा लगभग। मुझे लगा कि ये मेरे अपने लोग हैं और मैं कभी भी इनको पढ़ सकता हूँ, और इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा। जानबूझ के मैंने कहा कि शुरुआत की जाए यूरोप से,
तो यूरोप से शुरुआत हुई, फिर अमेरिकन राइटर्स को पढ़ने का मौका मिला और यूरोप के मोस्टली लोगों को मैंने पढ़ा, तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे इन किताबों से। एक तो मैं कहूँगा कि वो पढ़ें द लॉज ऑफ सक्सेस, ये नेपोलियन हिल की किताब है। और नेपोलियन हिल की सिर्फ यही किताब ना पढ़ें, बल्कि नेपोलियन हिल की इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, और मैं सबका नाम तो इस वक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि नेपोलियन हिल को पढ़ें लोग। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े फिलासफर रहे हैं और इनको जरूर पढ़ा जाए, और पालो कालो को पढ़ा जाए, अल्केमिस्ट को पढ़ा जाए, और उनकी और भी किताबें हैं उनको पढ़ा जाए। बिल्कुल सर, आखिर में चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी आज की तारीख की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि युवा या कोई भी समाज का इंसान वो ये कहता है कि अगर हम कोई पार्टिकुलर काम करने जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। वो पहले जज करता है अपने को, लोगों के आईने में वो देखने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। कभी भी हम दूसरों के आईने में अपने को ना देखें, हमारा अपना आईना है और हम अपने को इवेल्युएट करें, हम अपनी तस्वीर को देखें जिस आईने को हमने बना रखा है। इसलिए कि दुनिया का हर इंसान अलग पोटेंशियल लेके दुनिया में पैदा होता है और उसका पोटेंशियल किसी दूसरे में नहीं पाया जाता है, वो कुछ अलग काम करने के लिए पैदा किया जाता है। तो हर युवा हो या कोई सोसाइटी का कोई भी आदमी हो, उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती है और उसको चाहिए कि बिना फियर के, बिना किसी डर के, अगर एक मिशन बनाता है, अपना रोड मैप बनाता है, तो उस पर अपना 100% दे करके और उस पर काम करे। मायूसी की कोई जगह इंसान की ज़िंदगी में नहीं है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस इंसान के साथ होता है जो एक कदम बढ़ाता है। तो हमारे साथ, हमारे लिए चांद सूरज सितारे, ये ज़मीन और आसमान सब बनाए गए हैं। तो इंसान, कोई भी इंसान खाली नहीं होता है। उसके पास अगर कुछ नहीं है तो इंसान अगर पैदा हो गया तो ये बहुत बड़ा एसेट है कि हम इंसान हैं। इंसान होना अपने आप में इतना बड़ा एसेट है कि पूरी कायनात उसके साथ चलती है। बिल्कुल। तो इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ा एसेट है। अपने को कभी भी इन्फीरियर न समझे। हमको वक्त के सांचे को बदल सकते हैं, हम वक्त के दिशा को बदल सकते हैं। हम हवा के साथ न चलें, हम भीड़ में रह करके हम भीड़ से अलग हट के सोचने की आदत डालें और कोशिश करें। स्कोप हमेशा है और टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। तो टॉप पे अगर हम जाना चाहें तो टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, और हम अच्छा करना चाहें, अच्छा चूंकि काम कम लोग कर रहे हैं इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिक्ति है, तो अच्छाई के क्षेत्र में हम बढ़ेंगे तो हमको कोई पीछा करने वाला नहीं है। मैदान साफ है, पूरा वॉक ओवर है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे अभी जहन में आया सर, मैं भूल गया था बात करते हुए, कि जिस दौरान आप यहाँ वकालत कर रहे थे और आप जज की तैयारी कर रहे थे, जी हाँ, जज बनने की, तो कितना टाइम लगा आपकी तैयारी में? प्रिपरेशन का जो अरसा था वो कितना अरसा था, कितने साल का होगा? मुझे लगता है कि 10 से 12 साल का पीरियड लगा। एक लंबा वक्त मुझे इंतज़ार करना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब किया था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने यूपी में दिया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ, लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया था। वेटिंग लिस्ट के बाद फिर हुआ, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन फाइनल, मैंने पोस्टिंग मेरी नहीं हुई। लेकिन इस बीच में लगातार लगा रहा। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट का नाम है कामयाबी। अगर लगातार आप लगे रहिएगा तो कामयाबी आपका कदम चूमेगी, इसमें कहीं से कोई डाउट, कहीं से कोई संदेह नहीं है। होता यह है कि आदमी एफर्ट करता है और लास्ट में जब कामयाबी आपके करीब आनी होती है तो आप कामयाबी का मैदान छोड़ करके भागने लगते हैं और वहां से नाकामी आपके साथ हाथ आती है। उस 12 साल में आपको नहीं लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, बहुत लंबा हो गया, नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे छोड़ देने की बात नहीं रही। आखिर तक मुझे लगा कि मुझे आखिर तक एफर्ट डालना है, तो मैं आखिर तक एफर्ट डालता रहा। और मुझे लगता है कि ये मेरे एफर्ट की वजह से हो सकता है कि मुझे जुडिशरी में जाने की, चूँकि एक प्रबल इच्छा थी मेरी एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर था मेरा,
इस वजह से ऊपर वाले ने मेहरबानी किया कि नहीं, इसको जाना ही चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंतित है। तो इस वजह से 12 साल बाद अचीवमेंट हो गया। यस हो गया। यानी अगर कोई इंसान मेहनत करे तो अचीवमेंट होगा। जी, अगर आप एफर्ट डालेंगे तो ये प्रिंसिपल है, ये नेचर का प्रिंसिपल है कि साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है कि एवरी है एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। तो आप जो भी करेंगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो करेंगे दैट इज टू कम टू यू, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, आइदर टुडे और टुमारो यू विल हैव टू कैश इट। आपके पास वो आना ही आना है। तो इसलिए मायूसी तो मुझे लगता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक एफर्ट अपना डालना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अपना एफर्ट 100% डालना चाहिए। ये ना कहे कि काश कि मैं ऐसा किया होता, और फोकस करना चाहिए, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जी को एक तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। अगर कन्वर्जेंस एनर्जी का होगा, अगर हम कन्वर्ज करेंगे अपनी एनर्जी को, तो रिजल्ट आएगा। सूरज की किरणों से आग लग सकती है, बशर्ते कि हम लेंस का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब सगीर आलम साहब की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो बेतिया से रिटायर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। हम लगातार ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।